चलिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कानून निर्माण की प्रक्रिया का। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है ना। कोई भी कानून जो है कि आसानी से नहीं बना सकता, है ना। क्योंकि उसको लाने के लिए जो है कानून बनाने के लिए सबसे पहले कि टॉपिक का पॉजिटिव नेगेटिव चीजें देखना होता है। किसी टॉपिक पे कानून अगर बनाया जाए तो क्यों बनाया जाए, उसके साइड इफेक्ट क्या है ना, ये भी देखना होगा। उसके साइड इफेक्ट भी देखना होता है। जनता पे क्या असर पड़ेगा, क्या किसी टॉपिक विशेष पे कोई कानून पहले बना है या नहीं बना है। अगर बना है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है कि किस तरह से हुआ है ना, ये भी ध्यान रखा जाता है। संसद को कानून बनाने का अधिकार है, इसका मतलब संसद किसी भी टॉपिक पे अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकता। बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, है ना। उसके लिए क्या है? प्रक्रिया है। और प्रक्रिया है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि कानून बनाने की प्रक्रिया जो है कि एक जटिल प्रक्रिया है ना। संसद सदस्य जो है कि कोई भी कानून ऐसे ही नहीं बना सकते। जब जब कोई भी कानून बनाता है तो पहले परिचर्चा होता है ना, प्रस्ताव लाए जाते हैं। उसमें चर्चा होता है कि इस पे कानून बनाने की जरूरत क्यों है, उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या हो सकता है, उसका नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है, जनता के हित में कितना वो लाभकारी हो सकता है। और ये सबसे पहली बात है, क्या ये जरूरी है कानून बनाना? क्या कोई ऐसा प्रावधान है संविधान में पहले, या फिर इस पे कोई कानून पहले बन चुके हैं? अगर बन चुके हैं तो उसका इम्प्लीमेंट कैसे हुआ, या फिर अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, है ना। और इन तमाम बातों की चर्चा परिचर्चा कहाँ पे होती है? कहाँ पे होती है? लोकसभा में। लोकसभा के में अगर पारित हो जाता है तो फिर कहाँ होता है? राज्यसभा। राज्यसभा में। यानी कि किसी भी टॉपिक पे आप कानून यूं ही नहीं बना सकते। आप संसद सदस्य हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी टॉपिक पे कानून बना लें। आपको विशेषाधिकार दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कानून बना लें, है ना।
तो कानून बनाना जो है एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इस जटिल प्रक्रिया के तहत ही जो है कि आगे बढ़ करके कानून का रूप कोई भी ये विधेयक लेता है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये दोनों दोनों सदन पास भी अगर कर देता है ना, तो उस कानून से संबंधित उस बिल से संबंधित जो है कि फाइनल राइट जो है किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। अगर है कि संसद और ये क्या कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा अगर कोई टॉपिक पे कानून बना कर करके भेज दे अप्रूवल के लिए, तो क्या राष्ट्रपति है कि उस पर ऐसे ही साइन कर देंगे? अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि नहीं ये संविधान के विरुद्ध है, तो क्या उस पर साइन करेंगे वो? नहीं सर। नो सर, नहीं करेंगे, वापस भेज देंगे। वापस भेज देंगे कि इसमें सुधार कीजिए। और अगर फिर भी है कि इन लोग कहेगा कि नहीं इस पे साइन करना ही पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, जेबी वीटो, है ना, जेबी वीटो का इस्तेमाल करेंगे और उसको ठंडे बस्ते में डाल करके छोड़ देंगे, जैसे डॉक्यूमेंट पर हुआ था, है ना। चलिए कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अनुच्छेद अच्छा, इसमें है कि हम लोग इसको देख चुके थे। क्या क्या देखे थे हम लोग उसमें पहले? राज्यसभा पूरा देख चुके थे। राज्यसभा के बाद विशेष संसदीय अधिकार भी देख चुके थे। लिख लीजिए, संसद की प्रक्रिया लिख लीजिए। और देश में कानून बनाने का अधिकार, एक बार फिर से बोल दीजिए। देश में कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है, संसद को है, संसद को है। कानून निर्माण की प्रक्रिया में, कानून निर्माण की प्रक्रिया में संसद के तीनों अंग, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति भाग लेते हैं। और कानून निर्माण में तीनों अंगों का सहमत होना अनिवार्य है ना। अगर राज्यसभा सहमत ना हो तो वो संशोधन करेगी ना। जो सुबह में हमने कहा था कि राज्यसभा को भंग कर दिया जाए, तो क्यों नहीं भंग किया जाए, है ना। तो उस पे यही है कि लोकसभा द्वारा के कोई कानून अगर बनता है ना, तो उसका परिचर्चा जो है राज्यसभा में ही होती है। उसके लाभ और हानि की बातें जो है राज्यसभा में ही होती है। जनता के लिए कितना इफेक्टिव है ना, और कितना इफेक्टिव नहीं है, वो राज्यसभा में ही होता है। कोई सुझाव अगर देना हो, है ना, तो सुझाव कहाँ से मिलता है? राज्यसभा से ही मिलता है। चूंकि ये राज्यसभा क्या है, एक विशेषज्ञों की संस्था है ना, विशेषज्ञों की संस्था। इस रूप में देखा आपने, इसी रूप में देखा है ना राज्यसभा को। तो चलिए आगे चलते हैं, लिख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं। देखते हैं हम लोग की कानून बनता कैसे। तो सबसे पहले है कि क्या होता है, ड्राफ्ट तैयार किए जाते हैं, है ना। किसी भी टॉपिक पे अगर कानून बनाना हो तो उसका प्रारूप तैयार किया जाता है। लिख लीजिए। जब किसी भी विषय पर कानून बनाया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले कानून का प्रारूप यानी ड्राफ्ट संसद में पेश किए जाते हैं। और जब संसद में पेश किया जाता है तो उस ड्राफ्ट को क्या कहते हैं? विधेयक करते हैं। बिल, है ना, विधेयक करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जब कोई भी विषय को है कि आप कानून बनाना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। ड्राफ्ट तैयार करेंगे, ड्राफ्ट तैयार करके आप कैसे नहीं, है ना, संसद में, तो उसको संसद में क्या कहा जाता है? विधेयक कहा जाता है या बिल कहा जाता है।
अब क्या इसको कोई कानूनी शक्ति प्राप्त है? कोई कानूनी शक्ति नहीं प्राप्त है। ये तो अभी बात वो केवल रखी जा रही है कि इस विषय पे कानून बनाया जा सकता है ना। तो उसमें कोई कोई जो है उसको कानूनी रूप उसका नहीं होता है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। जब यह विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा से पारित हो जाता है, लोकसभा एवं राज्यसभा से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और राष्ट्रपति जब इस पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर देते हैं, राष्ट्रपति जब इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं या कानून कहते हैं। अधिनियम में कानून कहते हैं, अधिनियम में कानून कहते हैं, अधिनियम में कानून कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देख लेते हैं इसको। लिख लीजिए, कानून बनाने के लिए या विधि निर्माण के लिए सर्वप्रथम विधेयक सर्वप्रथम ड्राफ्टिंग की जाती है, प्रारूप तैयार की जाती है। यह प्रारूप संसद के समक्ष लाया जाता है, अब संसद के समक्ष लाता है तो कोई व्यक्ति ही लाता है ना, या तो वो सरकारी व्यक्ति हो। सरकारी व्यक्ति का मतलब संसद का सदस्य सर। मिनिस्टर। कोई भी नहीं सर, मिनिस्टर। है वो। हाँ ना, मिनिस्टर है ना। जो मिनिस्टर होगा वो सरकारी सदस्य कहलाएगा, और जो गैर सरकारी सदस्य होगा वो जो मिनिस्टर नहीं कोई भी होगा, सदस्य। है ना, कोई भी सदस्य है ना, जो मिनिस्टर नहीं होगा। सर जो सांसद होगा वो गैर सरकारी सदस्य होगा बच्चे मैं ये बोल रहा हूँ कि तो इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था दिन में। जो मंत्रिमंडल में शामिल होगा, जो मिनिस्टर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे सरकारी विधेयक। और जो मिनिस्टर नहीं होगा, है ना, वो क्या कहलाएगा? गैर सरकारी, है ना। क्लियर है? ओके सर। माइक म्यूट कर लीजिए। इसका देखिए सीधी सी बात आप इस बात को ऐसे समझे कि अगर देखिए संसद में शामिल सभी सदस्य, जो चुने गए सभी सदस्य होते हैं, वो सरकारी नहीं होते, है ना। जो सरकार में शामिल होता है ना, वही सरकारी कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे है कि संबित पात्रा, क्या वो सरकारी आदमी है? नहीं, वो सरकार में शामिल नहीं है ना। वो वो तो शायद संसद भी नहीं है, है ना। हार गए थे सर। हार गए थे। तो जैसे ये अभी रविशंकर संसद से ये मिनिस्ट्री से बाहर हो गए, तो पहले वो सरकारी थे, अब गैर सरकारी हो गए। अब अगर कोई वो विधि का प्रारूप तैयार कर करके अगर प्रस्तुत करते हैं तो गैर सरकारी कहे जाएंगे नहीं। तो आपको यही समझने की जरूरत है कि जब ड्राफ्ट तैयार किया जाता है तो ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है ना, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर है कि सरकार में शामिल जो व्यक्ति जो है अगर ड्राफ्ट तैयार करता है, प्रस्तुत करता है, तो माना जाता है कि वो सरकारी है ना, मतलब सरकार के द्वारा। ठीक है, सरकार के द्वारा।
अगर अगर है कि ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और वो है कि जो ड्राफ्ट प्रस्तुत करने वाला जो व्यक्ति है वो सरकार में शामिल नहीं है ना, यानी मिनिस्टर नहीं है, गैर मिनिस्टर है, तो वो गैर सरकारी कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें सत्ता पक्ष के भी लोग शामिल हो सकते हैं या विपक्ष के लोग भी शामिल हो सकते हैं। जनरली तौर पर जो है कि सत्ता पक्ष के लोग जब ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तो उस प्रस्ताव को पारित होने की संभावना जो है 99% जो है होती है ना। लेकिन है कि जब सत्ता पक्ष के लोग नहीं, विपक्ष के लोग लेके आते हैं कोई ड्राफ्ट, तो उसको पारित होने की संभावना केवल 1% होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? आई बात समझ में? यस सर, समझ में आ गई। थैंक यू सर, बहुत परेशान थे। और देखिए यहाँ पे है कि यहाँ पे एक चीज और समझना होगा। ठीक है, गैर सरकारी सदस्य जो है यानी कि विपक्ष वाले का जो है कि कोई सब्जेक्ट जो है, अगर वो राष्ट्रीय हित में होगा, है ना, तो उस पे तो विचार किया जा सकता है ना, उस पे विचार किया जा सकता है। लेकिन वो है कि फाइनल जो है कि अप्रूवल जो है किसके द्वारा दिया जाएगा? मिनिस्टर, सरकार के द्वारा, है ना, सरकार के द्वारा फाइनल प्रारूप दिया जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं। जब अभी एक कृषि बिल जब पारित हुआ था, तो कृषि बिल पारित हुआ था तो कृषि बिल में क्या किया गया था? इस पे चर्चा परिचर्चा नहीं की गई, है ना। वो एक दिन में जो है जून जून में पारित हुआ था, जून 2020 में एक दिन में 22 विधेयक पारित हो गए थे, है ना। और संसद भवन जो है रात में शायद 8 बजे या 11 बजे तक कुछ ऐसे चला था। अब रातों रात जो है कि वो पारित किया गया था, तो उस पे है विपक्ष हमला करता है कि ये ऐसा विधेयक लाया गया जो है चोर दरवाजे से लाया गया, जिसपे जो कहा गया, अभी भी किसान आंदोलन में जो वो सवाल उठते हैं, है ना। किसान लोग जो सवाल उठाते हैं तो कहते हैं कि इसको राज्यसभा में चर्चा में क्यों नहीं रखा गया, है ना। ये एक बिना चर्चा के ही क्यों पारित कर दिए गए? तो गवर्नमेंट कहती है कि ये क्या कहते हैं, ये जो है कि देश हित में है, किसानों के हित में है। तो वो बोलता है कि किसानों के ही ऐसा कौन सा हित जो है कि किसानों का जिसमें किसान ही शामिल ना हो, जिस पर चर्चा ही ना हो, है ना। तो सीधी सी बात है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ी है ना, कुछ ना कुछ तो है। सरकार कहती है नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है ना। तो इसी पे आप देख रहे हैं कि संघर्ष चल रहा है। जिसके लिए कानून बनाया गया है वही सेटिस्फाइड नहीं है ना। जिसके लिए कानून बनाया गया वही सेटिस्फाइड नहीं है। तो सीधी सी बात है कि वो सेटिस्फाइड कब हो जाता? जब है उस पे है कि राज्यसभा में आता, राज्यसभा में जो है कि डिस्कशन होता है और लोगों को पता होता है कि कानून क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है ना। इस पे बातें होती। क्योंकि वहां आपने देखा था कि राज्यसभा क्या होती है? विशेषज्ञों की संस्था होती है। और ये विशेषज्ञों की संस्था होने के नाते जो है कि वहां पे है कि कृषक समुदाय के लोग भी शामिल होते हैं, है ना। तो ये बात है। तो चलिए इसमें लिख लेते हैं हम लोग। लिख लीजिए, लिख लीजिए। विधेयक विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के आधार पर उन्हें दो वर्गों में बांटा जाता है। उन्हें दो वर्गों में बांटा जाता है। उन्हें दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला पहला लिख लीजिए, सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ये सरकार, ये मिनिस्टर्स के द्वारा, है ना, ये मिनिस्टर्स के द्वारा यानी सरकार में शामिल लोगों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा लिख लीजिए, गैर सरकारी विधेयक, यानी ये संसद के द्वारा प्रस्तुत, सांसदों के द्वारा प्रस्तुत होते हैं या संसद सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, आगे लिख लेते हैं। आगे लिख लेते हैं। लिख लिया उसको, वहीं पे लिख लिया। जो मंत्रित्व के द्वारा पारित किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? सरकारी, है ना। और जो संसद सदस्य के द्वारा पारित किए जाते हैं उसको गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। विधेयक पारित करने के लिए, विधेयक को पारित करने के लिए संसद द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, संसद द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के आधार पर, के आधार पर उसे के आधार पर के आधार पर विधेयक को चार भागों में बांटा जाता है। विधेयक को चार भागों में बांटा जाता है। पहला जो है, पहला साधारण विधेयक है ना, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल है ना, साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल है ना, ऑर्डिनरी बिल लिखना पड़ेगा या लिख लोगे, ऑर्डिनरी बिल। दूसरा लिख लीजिए धन विधेयक, मनी बिल, धन विधेयक, मनी बिल। तीसरा लिख लीजिए संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक है ना, लिख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये चार तरह के क्या है आपका टोटल विधेयक है ना, चार तरह का टोटल विधेयक है। अब इस विधेयक में जो है कि आप देखेंगे क्या कि इस कौन से विधेयक को पारित करने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कि आप लिख लीजिए, चारों का नाम फिर से बोल दीजिए ना। रिकॉर्डिंग भी होता है धीरज। साधारण विधेयक रिकॉर्डिंग इसलिए दिया जाता है कि आपको छूटे तो वहां से मेंटेन हो जाए, रिकॉर्डिंग रखने के लिए नहीं दिए जाते हैं। लिख लीजिए साधारण विधेयक, धन विधेयक, बीट विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, लिख लीजिए साधारण विधेयक। अब साधारण विधेयक को जो है कि प्रस्तुत करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको एक बार अच्छे से समझते हुए लिखते चले, है ना, लिखते हुए समझते चले। ठीक है, अब इसको जो है कि साधारण विधेयक जो है अगर किसी मंत्री के द्वारा, है ना, या संसद के किसी भी सदन के द्वारा रखा जा सकता है। ठीक है, लिख लीजिए साधारण विधेयक सरकार के किसी मंत्री या संसद के किसी भी सदस्य द्वारा संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। अच्छा देखिए, साधारण विधेयक को जो है कि लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी रख सकते हैं, है ना। तो ये जो है कि मंत्री भी ला सकता है और कौन ला सकता है, गैर मंत्री यानी कि जो है संसद के सदस्य भी ला सकते हैं। ठीक है, अब ये लोकसभा या राज्यसभा में दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। लेकिन क्या ये धन विधेयक के मामले में ऐसा लागू होगा क्या? धन विधेयक केवल नो सर, धन विधेयक लोकसभा में लोकसभा में लाया जाएगा, है ना, तो ध्यान ही रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। अब देखिए जो साधारण विधेयक है अगर मान लीजिए कि लोकसभा में रखे गए हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि लोकसभा में उसका पर डिस्कशन होगा, लोकसभा के बाद है कि राज्यसभा में डिस्कशन होगा, है ना, तो वो अप्रूवल मिलेगी। तो लिख लीजिए इसमें, लिख लीजिए प्रत्येक सदन में साधारण विधेयक, प्रत्येक सदन में साधारण विधेयक, प्रत्येक सदन में साधारण विधेयक समान चरणों के माध्यम से प्राप्त होता है। अब लिख लीजिए साधारण विधेयक पर 3 वाचन होते हैं, 3 वाचन, है ना, 3 वाचन होते हैं, 3 बार चर्चा होती है, 3 वाचन होते हैं। अब देखते हैं इसका प्रथम वाचन में क्या होता है। लिख लीजिए प्रथम वाचन, है ना, प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग, है ना। तो सबसे पहले कि क्या होगा कि इसमें कि पटल पे, संसद के पटल पे रखे जाएंगे, है ना, सभी को कॉपी उपलब्ध की जाएगी, सभी लोग उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। तो चलिए लिख लेते हैं, जब कोई गैर सरकारी सदस्य द्वारा किसी विधेयक को
संसद के किसी भी पटल पर, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी पटल पर रखना चाहता है, रखा जाता है या रखना चाहता है, कोई गैर सरकारी सदस्य रखना चाहता है, तो उसे सबसे पहले सदन के समक्ष, सदन के अध्यक्ष को 1 माह पूर्व सूचना देनी होगी, है ना। जैसे मान लीजिए कि सुशील है ना। अब सुशील रेलवे में है, इनका इंटरेस्ट रेलवे से है, ये मिनिस्टर है नहीं, है ना। अब ये चाहते हैं कि क्या कहते हैं, कोई कानून कोई एक ऐसा कानून बन जाए जिसमें जो है कि गरीब लोगों को फ्री टिकट उपलब्ध हो, है ना। तो ये क्या करेंगे, संसद पटल पे जो है कि ले जाएंगे विधेयक को, ये चुने हुए मेंबर हैं तभी विधेयक प्रस्तुत करेंगे ना। तो अब ये सोचेंगे कि ले जाकर करके हम डायरेक्ट जो है संसद पटल पर रखते हैं, तो डायरेक्ट संसद पटल पे नहीं रखेंगे। क्योंकि इन्हें जो है लोकसभा अध्यक्ष से क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, है ना। तो ये अप्रूवल जो है के लिए 1 माह पहले जो है इनको सूचित करना पड़ेगा कि हम फला तारीख को जो है कि हम विधेयक को रखना चाहते हैं, ड्राफ्ट को संसद पटल पर रखना चाहते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है कि इन्हें क्या करेंगे, अप्रूवल देंगे, ठीक है, अप्रूवल देंगे, उसके बाद ही वो ये रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, लिख लेते हैं। लेकिन, है ना, लिख लीजिए, लेकिन सरकारी विधेयक के लिए 7 दिन पूर्व सूचना की आवश्यकता होती है ना। अब यही है कि रूपी है कि मंत्री है ना। अब रूपी को है कि कोई ड्राफ्ट प्रस्तुत करना है ना। तो रूपी मंत्री है, तो ये कोई भी ये लेके कोई भी ड्राफ्ट ये प्रस्तुत करेगी, तो इनका क्या हो जाएगा, ये सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगी, है ना। इनकी विधेयक क्या हो जाएगी, सरकारी विधेयक हो जाएगा। तो इन्हें जो है कि केवल 7 दिन पूर्व जो है लोकसभा अध्यक्ष को क्या करना पड़ेगा, सूचित करना पड़ेगा, है ना, कि फला सब्जेक्ट पे जो है कि हम विधेयक लाना चाहते हैं और ये जो है कि राष्ट्रीय हित में है, जनता के हित में है ना, ये बताएंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष कहेंगे कि अच्छा ठीक है, आप वो ड्राफ्ट को इस तारीख को रखिए, है ना। तो वो तय समय पे वो क्या करेंगे, ड्राफ्ट को जो है संसद पटल पे रखने का कार्य करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष ड्राफ्ट को या बिल को संसद पटल पर रखने की तारीख तय करता है। लोकसभा अध्यक्ष बिल को संसद पटल पर रखने का तारीख तय करता है। लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। कोई जरूरी है कि लोकसभा ही करेगा? कोई जरूरी है? अब लोकसभा में करेंगे तो लोकसभा करेगा ना। हाँ, तो लोकसभा में करेंगे तो ना, और राज्यसभा में करेंगे तो राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है, इतना अंडरस्टूड है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए। और उसमें तो सीधे बोला गया कि किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी लिख लेते हैं, क्या बात कर रहे थे हम। निश्चित तारीख तय करेगा लोकसभा अध्यक्ष, निर्धारित तिथि पर ही विधेयक के प्रस्तुतकर्ता को सदन के, लिख लीजिए, प्रस्तुतकर्ता को पेश करने की सदन से आज्ञा लेनी पड़ेगी। अब वो जो भी है वो लोकसभा में पेश करे या राज्यसभा में आपको पूछना पड़ेगा कि क्या हम पेश कर सकते हैं, है ना। तो पेश कर सकते हैं, किससे पूछेंगे, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति जो भी हो, है ना। जिस सदन में आप
पेश करेंगे उस सदन के जो है अध्यक्ष से आपको ऑर्डर लेना होगा। ठीक है, जिसको सूचना देगा उसी को ना ऑर्डर करेगा। किसको सूचना दे देंगे? अब मान लेते हैं कि राज्यसभा में देगा तो राज्यसभा के अध्यक्ष से यही तो मैं सभापति बोल से रहा बनेगा लोकसभा। हूँ, एक ही बात को कितना तरह से बोलेंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो जिस सदन में देंगे उस सदन के अध्यक्ष को आपको सूचना करना पड़ेगा। ठीक है, अब है कि आपने राज्यसभा में सूचना दिया है, लोकसभा में जाकर प्रस्तुत कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वहां तो उनको जानेगा नहीं कि आपको क्या करने वाले हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते, नेक्स्ट लिख लेते, लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। आज्ञा मिलने पर, आज्ञा मिलने पर प्रस्तुतकर्ता प्रस्ताव के शीर्षक एवं उसका उद्देश्य बताते हुए उद्देश्य बताते हुए उद्देश्य बताते हुए उसे पेश करता है। जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला था कि अगर कोई विधेयक लेके आते हैं तो आपको संसद पटल पे बताना पड़ेगा कि ये विधेयक क्यों लाया गया है, उसका मोटिव क्या है ना, क्या क्या है ये, है ना, वो बताना पड़ेगा। क्यों है ये बताना पड़ेगा, है ना। जैसे कृषि बिल ही लाया गया तो कृषि बिल पे अगर वहां पे केवल सरकारी सदस्य ही शामिल थे तो सब ये चोर दरवाजे से पास हो गए। लेकिन अब ये चीजें जो कि आम सहमति से होती तो संसद पटल में रखे जाते। संसद पटल में है कि तमाम जो सांसद थे, है ना, उनसे सवाल करते कि क्यों लाया गया, इसका क्या मोटिव है ना। तो सीधी सी बात है कि आज जनता इतना उत्तेजित भी नहीं होती और विपक्ष जो है कुछ बोल भी नहीं पाता, क्योंकि उसमें विपक्ष की भी सहमति होती है ना, विपक्ष की भी सहमति होती। तो ये चीजें ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। साधारण विधेयक साधारणतः किसी साधारण विधेयक या कोई भी विधेयक हो ना, साधारण विधेयक हो या कोई भी विधेयक हो, जब प्रस्तुत करते हैं, है ना, तो जो प्रस्तुत करते हैं संसद में तो वो क्या करता है, ये प्रथम वाचक कहलाता है। लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, साधारण विधेयक मतलब लिखिए यदि कोई विधेयक संसद पटल पर प्रस्तुत किए जाते हैं प्रस्तुत किया जाता है प्रस्तुत किया जाता है तो उसका उसका प्रथम वाचन मान लिया जाता है ना। जैसे उद्देश्य बताएंगे, है ना, लोगों को जानकारी देंगे, ठीक है, तो ये उसका प्रथम वाचन हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, लिख लीजिए। प्रथम वाचन में कोई वाद विवाद नहीं होता। प्रथम वाचन में कोई विवाद नहीं होता, कोई विवाद नहीं होता। नेक्स्ट लिख लीजिए। यदि यदि प्रस्तुत विधेयक पर कोई विरोध किया जाता है, यदि प्रस्तुत विधेयक पर कोई विरोध किया जाता है विरोध किया जाता है या विधेयक महत्वपूर्ण है या विधेयक महत्वपूर्ण है तो प्रस्तुतकर्ता प्रस्तुतकर्ता विधेयक के संबंध में संक्षिप्त भाषण 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 दे सकता है और विरोधी सदस्य भी संक्षेप में उत्तर देते हुए आलोचना कर सकते हैं, है ना।
मान लीजिए कि सुशील कोई विधेयक लेके आया फ्री टिकट वाला, और इधर है कि आप लोग उससे सहमत नहीं है ना, तो सुशील को क्या करना पड़ेगा, विधेयक के बारे में पूरा डिटेल बताना पड़ेगा, है ना, कि इसका क्या क्या स्वरूप है, क्यों लाया गया है, क्या इम्पैक्ट होगा, है ना। तो ये चीजें, और जो विरोध करेगा, है ना, जो विरोध करेगा तो विरोध क्यों कर रहा है ना, और उसके क्या वजह है वो बताना होगा। ठीक है, तो ये एक समान प्रक्रिया है ना। ये तो घर में भी ऐसा होता है, नहीं आपके घर में होता है, नहीं होता है, साधारण विधेयक पास किए जाते हैं, हाँ नहीं किए जाते हैं, ये असाधारण तो बिल्कुल किए जाते हैं। साधारण विधेयक जो है कि आप ये संसद जो है आपके मम्मी पापा है ना, एक राज्यसभा एक लोकसभा, नहीं, और अपनी मांगे रखते हैं, अपनी मांगे रखते हैं ना, तो वहां पे सवाल किए जाते हैं कि नहीं किए जाते। तो जिस तरह से आपके घर में जो है कि बातें रखी जाती है, तो उसी तरह से बातें संसद पटल पे भी रखी जाती है। लोग पूछते हैं क्यों लाया गया, क्या इसका इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है ना। तो मम्मी पापा उसमें क्या करते हैं, वो उसको वेरीफाई करते हैं। नहीं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। जब सदस्य बहुमत से बहुमत से विधेयक का समर्थन कर देते हैं तो विधेयक सरकारी गजट में सरकारी गजट में सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है, सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। घर में भी ये होता है ना, जब सहमति बन जाती है तो सब खुश हो जाते हैं, सबको बता दिया जाता है ये टीवी आने वाला है, फ्रिज आने वाला है ना। अगर महंगा चीजें होती है, महंगा सामान खरीदे जाते हैं, तो सबका सहमति जरूरी होती है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चल लेते हैं, लिख लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं। अब गजट में प्रस्तुत हो जाएगा, तो ये प्रथम वाचन पूर्ण हो गया, नहीं, लिख लीजिए द्वितीय वाचन, द्वितीय वाचन लिख लीजिए। सदन में विधेयक के पेश होने के पश्चात, सदन में विधेयक के पेश होने के पश्चात उसकी प्रतियां सदन के सदस्यों में बांट दी जाती है, बांट दी जाती है। अब जो है कि सब जब कि प्रथम वाचन हो जाता है ना, तो प्रथम वाचन के बाद जो है कि गजट में आपने देखा कि गजट में प्रकाशित हो जाएगा। उसके बाद है कि ये जो प्रति होगी, है ना, फोटोकॉपी, है ना, वो सभी सदस्यों को दिया जाएगा, है ना। जो ड्राफ्ट होगा उस ड्राफ्ट को सभी सदस्यों को दिया जाएगा, सभी सदस्य उसको पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, और लिख लीजिए बांट दी जाती है, और उसका द्वितीय वाचन यहाँ से शुरुआत हो जाता है, द्वितीय वाचन और उसका द्वितीय वाचन शुरुआत हो जाता है। विधेयक के प्रथम वाचन और उसके द्वितीय वाचन में 2 दिन का अंतर होता है, प्राय 2 दिन का अंतर होता है, ध्यान रखना, 2 दिन का अंतर होता है, 2 दिन का अंतर। चलिए लिख लीजिए। परंतु यदि यदि अध्यक्ष आवश्यक समझे तो उसी दिन विधेयक को दूसरे वाचन की आज्ञा भी दे सकता है, अगर लोक महत्व का है, राष्ट्रीय महत्व का है ना। तो जल्दबाजी में जैसे कृषि बिल पारित जो किए गए हैं, है ना, कृषि बिल भी इसी तरह से पारित किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए। यदि अध्यक्ष आवश्यक समझे तो उसी दिन विधेयक को दूसरी वाचन की आज्ञा आज्ञा दे सकता है। लिख लीजिए। इस अवसर पर विधेयक का प्रस्तावक निम्न प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव रख सकता है। लिख लीजिए पहला प्रस्ताव क्या है, पहला प्रस्ताव लिख लीजिए। सदन विधेयक पर तुरंत विचार करें या विधेयक परवर समिति सिलेक्ट कमिटी
विधेयक सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए या तीसरा लिख लीजिए, विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर कमेटी ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए या लिख लीजिए, जनमत के लिए विधेयक को प्रसारित किया जाए। ये चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनने का आजादी है। ठीक है, तो अगर है कि लोक महत्व का है या राष्ट्रीय महत्व का है ना, या आपातकालीन में कानून बनाया जाए, है ना, तो सीधी सी बात है कि पहला ऑप्शन चुना जाएगा कि सदन को विधेयक पर तुरंत विचार करें। ठीक है, आगे चलते हैं, लिख लीजिए समान तौर पर आवश्यक सरकारी विधेयक या विवाद रहित विधेयक को तुरंत द्वितीय वाचन के लिए रख लिया जाता है। जो महत्वपूर्ण विधेयक हो जिसमें कोई विवाद ना हो, है ना, उसको द्वितीय वाचन के लिए तुरंत रख लिया जाता है, पहला ऑप्शन अपनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, शेष विधेयक को, है ना, मतलब जो है कि लोक महत्व के नहीं है, मतलब लोक महत्व के तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं है ना, तो शेष विधेयक हुए, तो शेष विधेयक को प्रवर समिति या ज्वाइंट प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। ठीक है, द्वितीय वाचन विधेयक के मूल सिद्धांत के संबंध में विचार विमर्श किया जाता है। मूल मतलब है कि इस विधेयक को लाने के लिए, है ना, क्या जरूरत थी, है ना, इस पे जो है चर्चा द्वितीय वाचन होती है। ठीक है, लिख लीजिए, प्रत्येक अनुच्छेद पर इसमें विस्तार से विचार नहीं किया जाता है और न ही विधेयक के संबंध में कोई संशोधन प्रस्तुत किया जाता है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, अब है कि प्रवर समिति पे होगा, तो लिख लीजिए समिति स्टेज पे इसमें क्या क्या होगा, है ना, क्या होगा, लिख लीजिए। पहला, समिति स्टेज पर लिख लीजिए समिति अवस्था, लिख लीजिए यदि विधेयक सदन को प्रवर समिति में भेजने का निर्णय लेती है, भेजने के प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है, तो एक एडहॉक कमेटी यानी तदर्थ कमेटी नियुक्त कर दी जाती है। ठीक है, लिख लीजिए, समिति में विधेयक का प्रस्तावक भी शामिल होता है ना, जो एडहॉक कमेटी जो बनेगी, है ना, उस एडहॉक कमेटी में जो है कि जो प्रस्तावक होगा यानी कि जो बिल लेके आया था, है ना, उसे भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, सदन के सदस्यों में से ही किसी सदस्य को सदन का अध्यक्ष समिति का सभापति नियुक्त करता है। अब देखिए, जो एडहॉक कमेटी होगा, है ना, मान लीजिए कि लोकसभा में अगर प्रस्तुत किए गए हैं तो लोकसभा के ही किसी सदस्य को एडहॉक कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, समिति विधेयक के प्रत्येक अनुच्छेद पर बारीकी से चर्चा करती है। नेक्स्ट लिखिए, वह विधेयक के विषय के संबंध में विशेषज्ञों से परामर्श ले सकता है और एडहॉक कमेटी। ठीक है, लिख लीजिए, समिति के लिए यह बाध्यता होती है कि 3 महीने के भीतर
भीतर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ये 3 महीने का जो है कि टाइम पीरियड कौन देता है? तो जिस सदन में विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, है ना, द्वितीय वाचन के। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, प्रतिवेदन अवस्था, है ना, यानी रिपोर्ट स्टेज। अब है कि 3 महीने बीत गए तो रिपोर्ट को कैसे प्रस्तुत करेगा उस पर बात कर लेते हैं। प्रतिवेदन अवस्था, इसमें लिख लीजिए, इस स्तर पर समिति द्वारा रिपोर्ट 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 प्रस्तुत संशोधनों को छपवाकर 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 उसकी प्रतियों को संसद में विस्तृत किया जाता है। अब जैसे तदर्थ कमेटी जो है ना, जो सुझाव देती है ना, उन सुझावों को रिपोर्ट में शामिल कर लिया जाता है और उस रिपोर्ट को जो है संसद में जो है उसके रिपोर्ट की प्रति को क्या किया जाता है? वितरण किया जाता है। और वो वितरण करते हैं तो लोग क्या करते हैं? उसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या सुझाव दिया गया, जो सुझाव दिया गया वो वाकई अनुकूल है या नहीं है ना। तो ये इस पे जो है इस यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। इसके पश्चात विधेयक का प्रस्तुतकर्ता निम्नलिखित में से कोई एक प्रस्ताव रखता है। तो क्या प्रस्ताव रखता है? लिख लीजिए। पहला, परवर समिति द्वारा रिपोर्ट किए हुए विधेयक पर विचार कर लिया जाए। परवर समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट पर विचार कर लिया जाए। जो रिपोर्ट दिया गया है परवर समिति के एडहॉक कमेटी द्वारा, तो उस रिपोर्ट पर जो है कि विचार कर लिया जाए। ये कौन कहेगा? जो प्रस्तावक रहेगा वो, है ना, विचार कर लिया जाए। दूसरा कहेगा, समिति के पास विधेयक को पुनः भेजा जाए। अगर कुछ उल्टा सीधा है कि तदर्थ कमेटी ने ये किया है, रिपोर्ट दे दिया है, तो उससे सेटिस्फाइड प्रस्तुतकर्ता नहीं है, तो कहेगा कि हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, विधेयक को पुनः भेजा जाए उसके पास और पुनः संशोधन करने के लिए भेजा जाए, है ना। तो वो कर सकता है। तीसरा लिख लीजिए, विधेयक को जनमत जानने के लिए पुनः प्रसारित किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। अब देखिए, यदि विधेयक को उसी रूप में विचार करने के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, जिस रूप में परवर समिति ने संशोधित रूप में पेश किया है, तो सदन विधेयक के संशोधित रूप में एक भाग पर विस्तार से क्या किया जाएगा? विचार किया जाता है। इस विस्तार से विचार किया जाता है। ठीक है, यानी कि है कि कानून के हाथ लंबे क्यों होते हैं, पता चल रहा है। हाँ, मतलब हर तरह जो है उसको छानबीन किए जाते हैं, हर जगह उस पे चर्चा किए जाते हैं, है ना, और हर प्रक्रिया से वो गुजरती है ना। उसके बाद ही कोई कानून, कोई बिल जो है कानून बनने की ओर अग्रसरित होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं। लिख लीजिए नेक्स्ट। इस प्रकार विधेयक के एक अनुच्छेद को स्वीकार तथा अस्वीकार किया जाता है। ठीक है, वस्तुतः विधेयक के पास होने में सबसे महत्वपूर्ण चरण द्वितीय चरण ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। द्वितीय वाचन, है ना, द्वितीय वाचन ही है। नेक्स्ट लिख लेते हैं तृतीय वाचन। ओके, तृतीय वाचन को कर लेते हैं हम लोग। तृतीय वाचन में क्या है? लिख लीजिए,
लिख लीजिए। तृतीय वाचन विधेयक के पारित होने की अंतिम अवस्था है। अंतिम अवस्था है। अंतिम अवस्था है। इस वचन में विधेयक को इस वचन में विधेयक को विधेयक की प्रत्येक धारा पर वाद विवाद होते हैं। प्रत्येक धारा पर वाद विवाद होते हैं तथा वाद विवाद तथा मतदान नहीं होता, बल्कि वाद विवाद तथा मतदान नहीं होता, बल्कि केवल मूल सिद्धांतों पर पुनः बहस होती है। ठीक है। भाषा से संबंधित संशोधन किए जाते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। भाषा से संबंधित संशोधन किए जाते हैं तथा संपूर्ण विधेयक पर मतदान करवाया जाता है। यदि नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। यदि विधेयक सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो सदन का अध्यक्ष प्रमाणित करके विधेयक को दूसरे सदन के विचार हेतु क्या करेगा, भेज दिया जाता है। तो यानी कि जब तीसरा वाचन पूरा होता है किसी सदन में, तो फिर विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। किसके लिए? फिर से वही प्रक्रिया वहां भी अपनाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए। दूसरे सदन में विधेयक क्या होता है? लिख लीजिए। दूसरे सदन में विधेयक लिख लीजिए। प्रथम सदन की भांति दूसरे सदन में भी विधेयक को उपयुक्त सभी विधियों से गुजरना पड़ता है। यदि दूसरा सदन भी विधेयक को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर देता है, तो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। किंतु यदि विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदन में गतिरोध हो जाए, है ना। मान लीजिए कि लोकसभा से पारित होकर गया है और सभा जो है में उस पर क्या होता है, विवाद हो जाए, तो विवाद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। तो राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन को आहूत करेगा, है ना। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नहीं, आगे चलते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कर लेते हैं। लिख लीजिए। संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है? 108 में, है ना। लिख लीजिए। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लिख लीजिए। 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्षता रखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इसमें लिख लीजिए। जब कोई साधारण विधेयक एक सदन द्वारा पारित होकर के दूसरे सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो निम्नलिखित प्रस्तुत किया जाता है। तो निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। पहला लिख लीजिए। यदि दूसरे सदन में विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाता है,
यदि दूसरे सदन में विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाता है या दूसरे सदन में ऐसा संशोधन दूसरे सदन में ऐसा संशोधन दूसरे सदन में दूसरे सदन में ऐसा संशोधन करने का प्रस्ताव पारित किया ऐसा संशोधन करने का प्रस्ताव पारित किया हो जिसके लिए दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत है। तीसरा लिखिए, दूसरा सदन 6 माह तक विधेयक अपने पास रोके रख लेता है, तब संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ठीक है, अब जब संयुक्त अधिवेशन हो जाएगा, है ना, तो फिर विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, है ना, और राष्ट्रपति फिर उस पर क्या करेंगे? हस्ताक्षर कि राष्ट्रपति भी पढ़ेंगे? लिख लीजिए, पढ़ेंगे ना सर? हाँ, लिख लीजिए। जब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आहूत करने की अधिसूचना जारी कर देता है, तो तब कोई भी सदन विधेयक पर आगे कार्रवाई नहीं करेगा। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 18 के क्लॉज 4 में, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए, राष्ट्रपति की स्वीकृति लिख लीजिए, है ना, विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लिख लीजिए। जब दोनों सदनों द्वारा अलग अलग या संयुक्त बैठक में पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है, तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति तीन प्रकार राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है। वो क्या? लिख लीजिए। पहला, या तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे सकता है। दूसरा लिख लीजिए, या विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है। तीसरा लिख लीजिए, या राष्ट्रपति अपने सुझाव के साथ सदनों को उस पर पुनर्विचार करने के लिए वापस लौटा देता है। ठीक है, अगर है कि तुरंत सहमति दे दिया तो वो कानून बन जाएगा। अगर है कि अपने पास रोक लिया, है ना, तो जेबी वीटो का इस्तेमाल हो जाएगा। अब जेबी वीटो का इस्तेमाल हो जाएगा तो उस पर कोई बात ही नहीं होगी, है ना, ना तो लोकसभा कुछ बोल सकता है और ना तो राज्यसभा कुछ बोल सकता है ना। वो लेके बैठ गए तो कुंडली मार के बैठ गए, है ना। ज्ञानी जैल सिंह बैठ गए थे ना, वो आज तक पता नहीं है। डाकविला आज तक पता है कि कहाँ गया? नहीं पता चला, है ना। तो इस पर भी वही ये दूसरा प्रोविजन वही है कि रोक लेगा तो रोक लेगा, है ना। और तीसरा प्रोविजन थोड़ा ठीक ठाक है कि भेज दो, फिर से पुनर्विचार करके आ जाएगा, है ना। तो दो चीजें हैं जहाँ पे विधेयक पारित होने की संभावना होती है, लेकिन तीसरे वाले पे पारित होने की संभावना कोई दूर तक नहीं दिखता है। राष्ट्रपति देखता है कि अगर राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि अच्छा बेटा तुमने है कि इस पे है कि मनमर्जी से आ रहे हो, जनता के हित में नहीं है, तो रोक लेगा, है ना। आगे चलते हैं, लिख लेते हैं। यदि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पुनः संशोधित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद
हस्ताक्षर के बाद विधेयक विधेयक अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। बिल जो है एक्ट बन जाएगा, ठीक है, अधिनियम बन जाता है। हाँ, तो ये जो है आपके क्या है, विधेयक। लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। राष्ट्रपति को पॉकेट विटो का अधिकार प्राप्त है। इस शक्ति का, इस विटो का सर्वप्रथम प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1886 में भारतीय डाक बिल विधेयक के लिए किया था, ठीक है। तो ये तो हो गए साधारण विधेयक का, है ना। अब धन विधेयक की बात कर लेते हैं। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत होगा, कहाँ पर प्रस्तुत होगा? लोकसभा। लिख लीजिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है ना। ये किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया जाता है? 110। लिख लीजिए, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। 110 में दी गई है। लिख लीजिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक से अलग होती है। अब देखिए, वहां पे है कि साधारण विधेयक को देखा कि अंतिम चरण स्टेज जो है कहाँ पे जाता है, राष्ट्रपति के पास, यही देखा ना। लेकिन है कि क्या धन विधेयक अंतिम स्टेज में राष्ट्रपति के पास जाएगा, ये पहले ही जाएगा? क्या होता है? पहले जाता है सर, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही ये सर प्रस्तुत होता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद के पटल पे रखे जाएंगे, है ना। तो चलिए लिख लेते हैं अनुच्छेद 109 के तहत, 109 के तहत विशेष प्रावधान लिख लिया। धन विधेयक के लिए, अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे लिख लेते हैं, धन विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात राज्यसभा की सिफारिश के लिए भेजा जाता है। और राज्यसभा की सिफारिश के लिए भेजा जाएगा तो उसके साथ सर्टिफिकेट लगा रहेगा, है ना, कि यह विधेयक धन विधेयक है ना। और जो किसके द्वारा सर्टिफाई किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, है ना। लिख लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। इसके साथ धन विधेयक का प्रमाण पत्र संलग्न होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, धन विधेयक पर राज्यसभा का अधिकार सीमित है।
विधेयक को 14 दिन के अंदर लिख लीजिए, राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास 14 दिन रख सकता है, उसमें सुझाव दे सकता है, उस पर सुझाव दे सकते हैं। इसके पश्चात राज्यसभा पुनः विधेयक को सुझाव सहित या सुझाव सहित रहित, लिख लीजिए, सुझाव सहित या सुझाव रहित लोकसभा को लौटाना होता है। अब लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लोकसभा राज्यसभा द्वारा सुझाए गए संशोधनों को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। यह लोकसभा पर निर्भर करता है, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, यदि राज्यसभा विधेयक को 14 दिन के अंदर नहीं लौटाता है, यदि विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के अंदर नहीं लौटाता है, तो उसे उसी रूप में, है ना, तो विधेयक को उसी रूप में, जिस रूप में लोकसभा ने प्रस्तुत किया है, पारित समझा जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। और इसको लिख लीजिए। तत्पश्चात धन विधेयक को, अच्छा, ये धन विधेयक को फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा कि नहीं हस्ताक्षर के लिए? नहीं सर, पहले ही अनुमति दे चुके होते हैं। हाँ, लिख लीजिए, पहले अनुमति दे चुके होते हैं ना, लेकिन हस्ताक्षर तो करना पड़ेगा ना, तब ना एक्ट बनेगा सर। हाँ, तभी तो एक्ट बनेगा। लिख लीजिए, तत्पश्चात विधेयक राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ लिख लीजिए, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, क्योंकि राष्ट्रपति के अनुमति से ही कोई अनुमति से ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति के पास जाएगा तो अंतिम रूप से सिग्नेचर लग जाएंगे और वो विधेयक पारित, है ना, कानून बन गया। आगे चलते हैं, बीट विधेयक लिख लेते हैं। बीट विधेयक लिख लीजिए। बीट विधेयक ऐसे विधेयक को कहते हैं, बीट विधेयक ऐसे विधेयक को कहते हैं, जो आय या व्यय से संबंधित हो, ठीक है, आय या व्यय से संबंधित होता है। ठीक है, आय व्यय से संबंधित होता है। चलिए लिख लेते हैं। बीट विधेयक में आगामी वित्तीय वर्ष मतलब आने वाला वित्तीय वर्ष, आगामी वित्तीय वर्ष में किसी नए प्रकार के कर लगाने या संशोधन आदि से संबंधित विषय शामिल होते हैं। आदि से संबंधित विषय शामिल होते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। बीट विधेयक
द्वितीय वाचन के बाद परवर समिति को भेजा जाता है। परवर समिति द्वारा विधेयक की समीक्षा करने के पश्चात वित्त विधेयक जब दोबारा सदन में पेश किया जाता है, तो उस समय वह विधेयक लागू माना जाएगा। ठीक। वित्त विधेयक के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया जाता है। वित्त विधेयक के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया जाता है ना, कोई विरोध इसको नहीं कर सकते आप, लिख लीजिए। और उसे तत्काल मतदान के लिए भेज दिया जाता है, आगे चलिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, मतदान के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है। और इसे लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, इसे पेश किए जाने के 75 दिनों के अंदर सदन से पारित हो जाना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, सदन से पारित हो जाना चाहिए तथा उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल जानी चाहिए। इससे 75 दिन का ड्यूरेशन है। ओके, आगे चलते हैं। कोई विधेयक, अच्छा ये तो कर चुके हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, लिख लेते हैं। नेक्स्ट, संविधान संशोधन। अच्छा, इसको देख लीजिएगा, इसमें ध्यान विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हो जाएगा, है ना, तो ज्यादा समझ में आएगी। या फिर है कि करवा दूं मैं ही, ये कर लोगे आप लोग। ओके, कर लेंगे सर। संविधान संशोधन लिख लीजिए, संविधान संशोधन विधेयक लिख लीजिए। इसका उल्लेख किस में किया गया है? अनुच्छेद संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद 368 में की गई है। संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में की गई है, 68 में की गई है। संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया शामिल है। लिख लीजिए, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लिख लीजिए, विधेयक दोनों सदनों में साधारण तथा विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, अनुच्छेद 368 दो के तहत संशोधन जो है दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन द्वारा किया जाता है। चलिए, दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अब ये बताइए कि राष्ट्रपति जो है क्या बाध्य है संविधान संशोधन विधेयक को ये देने के लिए
अनुमति देने के लिए या नहीं? यस सर, बाध्य है। लिख लीजिए, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य होता है ना। यानी कि जब जैसे राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो उसको आप देना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को, है ना, अनुमति। ठीक है, तो चलिए आज जो है इतना ही रखते हैं, है ना। अब जो है कि जो छोटा सा टॉपिक बच गया है तो वो देख लेंगे, और वो छोटे छोटे टर्मोलॉजी जो है संसद प्रक्रिया में, जैसे शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा, आपातकालीन चर्चा, है ना, व्यवस्थागत प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, संसदीय प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, नीतिगत प्रस्ताव, अर्थगत प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, है ना। तो ये इन चीजों को हम लोग कल देख लेंगे सुबह में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेंस की ओर। तो मेंस में है कि बच्चे कुछ लिखे हैं आप लोगों ने? यस सर, लिखे हैं, पहली बार लिखे थे।